दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर के लिए आते हैं, उन प्रश्नों की सीरीज को करवाया जा रहा था। और इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 12 तक देख लिया था। आज के वीडियो का पार्ट नंबर 13 होने वाला है और पार्ट नंबर 13 इस सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से जितने भी महत्वपूर्ण आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो कि आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर और 3 नंबर में आ सकते थे, वो सारे के सारे प्रश्न आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो यदि आप लोगों ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसे भी जाकर के देख लीजिएगा और अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनके कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। पार्ट नंबर 13 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम लोग उनको देख लेते हैं। और साथ ही में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इस प्रकार से नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और पार्ट नंबर 13 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम लोग उनको देख लेते हैं। और आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, फिर हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देखना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया आपका दिया गया है कि आईवीएफ तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईवीएफ तकनीक आखिर क्या होती है, उसके बारे में हमको इसमें जानकारी देनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2009 में, 11 में और 19 में आया हुआ है। 3 बार आपको पता होना चाहिए कि आईवीएफ तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लोग किस प्रकार से बताओगे। तो आईवीएफ सबसे पहले आप लोग समझोगे कि आईवीएफ आखिर क्या होता है, यानी कि जो परख नली शिशु होता है उसको हम लोग आईवीएफ तकनीक के अंतर्गत बताते हैं। आइए समझ लेते हैं। तो आईवीएफ को जब हम लोग फुल फॉर्म की बात करेंगे तो आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतःपात्रीय निषेचन। तो इस जो आपका आईवीएफ जो आपका तकनीक होती है इसमें क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। इसमें आप लोग बताओगे कि इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु के मध्य निषेचन की जो क्रिया होती है वो शरीर के भीतर जैसी ही परिस्थितियों में शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है। यानी कि जो परख नीलू शिशु होता है इसका मतलब यही होता है कि आईवीएफ का जो तकनीक है इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि इस विधि के अंतर्गत हम लोग शुक्राणु और अंडाणु के मध्य निषेचन कराते हैं। शरीर के भीतर जैसी जो परिस्थिति होती है उसी परिस्थिति में हम लोग शरीर के बाहर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें उस प्रकार का निषेचन कराते हैं। अब इस विधि में पत्नी या फिर दाता स्त्री के जो अंडाणु होते हैं तथा पति की बात करें या फिर पति या फिर आप बोल सकते हो दाता पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं उनको हम लोग प्रयोगशाला में ले जाकर के निषेचन कराते हैं, जिससे जायगोट या युग्मनज का स्थानांतरण पत्नी में कर दिया जाता है। यानी सबसे पहले क्या होता है कि इसमें आपका होता यह है कि शुक्राणु और अंडाणु के मध्य निषेचन की क्रिया शरीर के भीतर जैसी परिस्थिति में ही शरीर से बाहर एक टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है। इसमें आपका जो पुरुष होता है उसका जो शुक्राणु होता है और जो मादा होती है उसका जो अंडाणु होता है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं प्रयोगशाला में ले जा करके निषेचन कराते हैं, जिससे जायगोट या फिर युग्मनज का निर्माण होता है। और वो जायगोट या फिर युग्मनज को हम लोग पत्नी में स्थानांतरित कर देते हैं, यानी कि जिसमें भी बच्चा करवाना है उसमें हम लोग क्या करते हैं स्थानांतरित कर देते हैं। और जिसके बाद में फिर कुछ समय पश्चात यानी कि समय अवधि के पश्चात शिशु का जन्म हो जाता है। तो यही आपका आईवीएफ तकनीक होती है। और आईवीएफ तकनीक जो आपकी होती है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है क्योंकि ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न में भी आ सकता है और साथ में एक शॉर्ट एक नंबर में भी आ सकता है कि आईवीएफ का पूरा नाम बताइए। तो आईवीएफ का पूरा नाम आपको पता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और हिंदी में अंतःपात्रीय निषेचन। तो इस प्रकार से आपको ये चीज याद रखना है। और साथ ही में परख निली शिशु क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है पूरा मैंने आपको आंसर बता दिया, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है अभी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हो और इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताइए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि यौन संचारित रोग आखिर क्या होता है और इससे बचने के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाओगे यौन संचारित रोग का, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि ऐसे रोग जो यौन संबंधों के कारण फैलते हैं उसको हम लोग यौन संचारित रोग बोलते हैं। यानी कि ऐसे रोग जो यौन संबंधों के कारण फैलते हैं उनको हम लोग यौन संचारित रोग बोलते हैं। तो यौन संचारित से आप क्या समझते हो आप लोग समझ गए होगे। फिर हम लोग को इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए उसे भी देख लीजिए। इसमें आप लोग बता सकते हैं कि यौन संचारित रोगों से निम्नलिखित साधारणता क्रियाकलाप तथा अभ्यास से बचाव किया जा सकता है। यानी कि यौन संचारित रोग से हम लोग निम्नलिखित साधारण क्रियाकलाप
तथा अभ्यास के द्वारा हम लोग बच सकते हैं। तो इसमें आप लोग पहला पॉइंट आप बता सकते हो कि अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क या शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इससे आपका कह सकते हैं कि यौन संचारित रोग हो सकता है। अगर मान लीजिए जिसके साथ भी आप लोग इस प्रकार से बना रहे हो शारीरिक संबंध, अगर उसमें पहले से कोई भी ऐसा रोग है तो फिर वो आपके अंदर भी आ जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला पॉइंट आप लोग इसमें बता सकते हैं कि मैथुन के समय अवरोध विधियाँ जैसे कि कंडोम आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि मैथुन के समय अवरोध विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे भी ये रोग आपका रुक जाता है। फिर अगला पॉइंट आपका इसमें हो जाता है कि लोगों को यौन या लैंगिक संचारित रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना चाहिए, यानी कि लोगों को इस बारे में बताना चाहिए कि इन चीज़ों से भी रोग फैलते हैं, ताकि लोग जागरूक होंगे और फिर वो अगर ऐसा कोई काम करते भी हैं तो वो अवरोध विधियों का प्रयोग करेंगे, और या फिर अनजान या फिर कह सकते हैं अनेक व्यक्तियों के साथ इस प्रकार से संपर्क बनाना सेफ नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि यौन संचारित रोग क्या होता है, और इससे बचने के लिए जो आप कह सकते हैं साधारण क्रियाकलाप तथा अभ्यास है, उसे आप लोगों ने समझ लिया है। तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो आपका इसमें जो अगला क्वेश्चन होता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि की स्टोन प्रजातियों से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2005 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 15 में, 16 में, यानी कि 8, 9, 10 बार पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि की स्टोन प्रजातियां आखिर क्या होती हैं, और उदाहरण भी हम लोग को इसमें पता होना चाहिए। तो आप लोग की स्टोन प्रजातियों में बताओगे कि वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिक पर प्रभाव मात्र उनकी अधिकता अत्यधिक संख्या के कारण ही नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक अनेक कार्यों से अभिव्यक्त होता है, उसे ही हम लोग की स्टोन प्रजाति कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग कॉपी में नोट करिएगा कि वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिकी पर प्रभाव मात्र उनकी अत्यधिक संख्या के कारण ही नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक उनके कार्यों से अभिव्यक्त होता है, उसे ही हम लोग की स्टोन प्रजाति बोलते हैं। आप लोग रिपीट करो 2-3 बार, आपको ये याद हो जाएगा। आगे आप लोग बता सकते हैं कि स्टोन प्रजातियां सूक्ष्म जलवायु, मृदा की रचना तथा मृदा रसायन एवं खनिजों के स्तर को भी परिवर्तित और प्रभावित करने में सक्षम होती हैं। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे आप इसमें बता सकते हैं उदाहरण में कि वृक्ष के नीचे प्रकाश की तीव्रता, तापमान, आपेक्षिक आर्द्रता आदि में काफी परिवर्तन आ जाता है। अतः वृक्ष के नीचे जीवधारियों की सामुदायिक संरचना, ऊर्जा प्रवाह और पदार्थों का चक्रण आदि इस वृक्ष द्वारा प्रभावित होता है। यह वृक्ष एक की स्टोन प्रजाति की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे भी समझ गए होंगे कि यह वृक्ष भी आपका की स्टोन प्रजाति के रूप में कार्य करता है। तो की स्टोन प्रजातियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से ही समझाइए, मैंने आपको बता दिया है। पूरा नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपका। तो इसको भी आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, 3 नंबर में अक्सर क्वेश्चन ये आता ही आता है। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2014 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, यानी कि कई बार पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि मानव इंसुलिन आखिर क्या होता है। तो इसको क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग उत्तर देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाओगे मानो इंसुलिन, पे लिखना स्टार्ट करोगे कि इंसुलिन एक लघु प्रोटीन हार्मोन है। क्या है इंसुलिन? इंसुलिन आपका एक लघु प्रोटीन हार्मोन है। यह प्रोटीन युक्त हार्मोन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है तथा रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है। यानी कि क्या करता है, रुधिर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। और इस हार्मोन की जब अपूर्णता रुधिर में हो जाती है तो फिर ग्लूकोज का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि इस हार्मोन की जब कमी हो जाएगी तो रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, और परिणाम स्वरूप रुधिर से कोशिकाएं ग्लूकोज नहीं प्राप्त करती हैं, और यह आपका हो जाता है मधुमेह रोग, यानी कि जिसे बोलते हैं आप लोग नॉर्मल भाषा में शुगर, यानी कि डायबिटीज। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि डायबिटीज किस प्रकार से होता है, और फिर मानो इंसुलिन किस प्रकार से डायबिटीज में उसका कह सकते हैं सहयोग करता है, इंसुलिन हम लोग की डायबिटीज को कम करने में। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी चीजें इसमें बताऊंगा मैं आपको, तो उसे भी आपको नोट करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा ज्यादा ही लिखना पड़ता है। तो इसमें अब आप लोग बताओगे क्या, आप लोग बताओगे कि सन 1982 ईस्वी में मधुमेह के रोगियों के लिए मानव इंसुलिन का
सफल उत्पादन किया गया। अब ये क्वेश्चन आपका जो मानव इंसुलिन का है इस प्रकार से भी कभी-कभी आ जाता है कि मानव इंसुलिन पर टिप्पणी कीजिए। तो टिप्पणी में आप लोग जितना मैंने आपको पहले पेज में बताया था उतना कर सकते हो। लेकिन यदि पूछ ले आपसे कि मानव इंसुलिन किस प्रकार से बना, उसका प्रोसेस बताइए, तो आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो कि सन 1982 ईस्वी में मधुमेह के रोगियों के लिए मानव इंसुलिन का सफल उत्पादन किया गया। एली लिली नामक एक अमेरिकन औषधि निर्माण कंपनी ने 5 जुलाई 1983 को 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए व बी के समान थे। फिर उन्होंने क्या किया ये समझते हैं। उन्होंने आनुवांशिक अभियांत्रिकी या पुनर्योगज डीएनए तकनीक का उपयोग करके इन जीन्स को ई कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित करके इंसुलिन श्रृंखलाएं प्राप्त की और फिर उन्होंने इंसुलिन की ए व बी श्रृंखलाओं को पृथक रूप से प्राप्त करके उन्हें डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जोड़ दिया गया और इससे उत्पादित इंसुलिन को ही हम लोग मानव इंसुलिन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा क्वेश्चन था पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है कि मानव इंसुलिन आखिर क्या होता है। और यदि आपसे क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। आप लिखोगे कम से कम 1.5 पन्ने से कम नहीं लिखना है। जब आप लोग बोर्ड परीक्षा कॉपी देने जाओगे वहाँ पर तो आपको लगभग 1.5 पन्ने के करीब लिखना है 3 नंबर पूरे अच्छे तरीके से प्राप्त करने के लिए। और ऐसा भी नहीं कि आपको गलत लिखो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत सही लिखना पड़ेगा। सही लिखोगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इनका कार्य लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में, 19 में, 23 में 3 बार पूछा गया, आपको पता होना चाहिए। और साथ ही में ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन भी है। इसी के साथ आपके जो क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से जो 2 और 3 नंबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो पूर्ण से कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इसका कार्य क्या है, आइए समझ लेते हैं। इसमें आप लोग बताओगे कि ये एंजाइम डीएनए को विशेष स्थलों से काटते हैं और ये एंजाइम केवल द्विसूत्री डीएनए पर क्रिया करते हैं। यानी कि ये एंजाइम क्या करते हैं, केवल द्विसूत्री डीएनए पर ही क्रिया करते हैं। इन्हें हम लोग आणविक कैंचिया या रासायनिक चाकू भी कहते हैं। और जीवाणु के 230 से भी ज्यादा प्रभेदों से 900 से भी अधिक प्रतिबंधन एंजाइम अलग किए जा चुके हैं। ठीक है, आगे आप लोग बता देंगे कि प्रतिबंधन एंजाइम जो आपका होता है वो न्यूक्लियस समूह के अंतर्गत आते हैं। और जो न्यूक्लियस समूह होता है आपका 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है हेक्सोन्यूक्लियेज, एक आपका होता है एंडोन्यूक्लियेज। अब ये हेक्सोन्यूक्लियेज क्या होता है उसको समझेंगे, एंडोन्यूक्लियेज क्या होता है उसको भी समझेंगे। तो हेक्सोन्यूक्लियस में आप बता सकते हो कि हेक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोसाइड्स को काटता है। यानी कि हेक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोसाइड्स को काट देता है, न्यूक्लियोटाइड्स को। और जो आपका कह सकते हैं जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो आपका एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को बीच में से विशिष्ट स्थानों पर काटता है। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया, इसे भी नोट कर लीजिए। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। अब इस प्रकार से हम लोगों ने क्लास 12 की बायोलॉजी में पूरी किताब से जितने भी महत्वपूर्ण व विकल्पीय प्रश्न थे वो पूरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे देख लेना। पूरी किताब से आपको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न थे उसका तो वीडियो आपका हो ही गया कंप्लीट। फिर आपका एक क्वेश्चन और था पूरी किताब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो उसको भी अगर आप तैयार करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों को देखो, तैयार करो, फिर हम लोग क्या करेंगे वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।